यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की, जो हाल में देश में चर्चा का बहुत बड़ा बिंदु बना हुआ है। हम इसके सभी एस्पेक्ट के बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये है क्या, इसके आने से देश के जो एक्सिस्ट अधिनियम है या फिर जो नियम है, कानून है, उनमें क्या क्या बदलाव होगा, संविधान में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इससे भारत के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो विदेश से नागरिक आ रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा इसकी आलोचनाएं क्यों की जा रही हैं और उस आलोचनाओं से बचने के लिए हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं। हम सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात है कि सीए इतना न्यूज़ में क्यों है, ये आजकल इतना चर्चा में क्यों है। सबसे पहली बात ये है, 2019 में संसद में एक एक्ट लाया गया था, सॉरी एक बिल लाया गया था, जिसको कल यानी 11 मार्च 2024 को जिसके सारे नियमों को सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया गया है। कोई भी नियम अगर संसद में चर्चा में चल रहा हो तो उसे बिल कहते हैं, और अगर वो पारित हो जाए तो उसे हम एक्ट कहते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने के बाद ये एक्ट है, लेकिन जब भी 2019 में संसद में इसकी चर्चा चल रही थी तभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 था। अब इसे पूरे देश में इसके नियमों को लागू करवा के सरकार ने इसे एक एक्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक्ट और बिल, इन दोनों में यही परिवर्तन होता है, यही अंतर होता है, सॉरी। इसमें नागरिकता के अधिनियमों में संशोधन होगा, मतलब ये जो बिल आया है नागरिकता के लिए आया है, लोगों के लिए। तो जो हमारे देश में पहले भी तो कोई ना कोई नियम एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, नागरिकता किस तरह से मिलेगी, किन किन आधारों पर मिलेगी, तो उसमें एक तरीके से ये संशोधन होगा। उन संशोधनों को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या संशोधन इसके आधार पर होंगे हमारे पहले के कानूनों में। तीसरी बात, इसको 2019 में संसद में पारित कर दिया गया था, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अगली बात, अगले पॉइंट पे आते हैं कि ये है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए 2019 है क्या। इस अधिनियम से ये होना है कि 2019 में, सॉरी 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उन 3 देशों के अल्पसंख्यकों की बात चल रही है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, को नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा किसी और धर्म की इसमें बात नहीं की गई है। उनको जो नागरिकता मिलने के नियम है थोड़े सरल कर दिए गए हैं इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को। और कौन कौन से देश के हैं, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के। और इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई आया है तो, ठीक है, उसके बाद के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। भारतीय नागरिकता केवल उनको ही मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण ले चुके हैं, चाहे वो अवैध रूप से चाहे वो वैध रूप से। सीए के नियम पहले से ही तैयार हो चुके थे, लेकिन अब इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन है। इसमें आवेदन के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, एक बार उनको जानते हैं। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए उस देश का, मतलब जो व्यक्ति आ रहा है वो इन 3 देशों में से जिस भी देश से संबंधित है उस देश का उसको जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उस देश का हम उसके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अगर उनके बच्चे हैं और वो किसी स्कूल में एडमिशन है तो उस स्कूल के एडमिशन का सर्टिफिकेट भी उनके पास हो, या फिर या वो नहीं, प्लस नहीं, मतलब इनमें से कुछ भी एक आध डॉक्यूमेंट उनके पास है तो वो ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। जब वो इस ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे तो इनकी जांच एक उच्च समिति द्वारा एक जांच की जाएगी। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सही जांच है, अगर वो सच में इस तारीख से पहले आए थे और इनके डॉक्यूमेंट जो उन्होंने सबमिट करे हैं ये वैलिड है, तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी, इसमें कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम है, 3 देशों के लोगों को और 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को लोगों को मिलेगा। तो इसमें हमारे देश में पहले भी तो कोई ना कोई नागरिकता अधिनियम रहता होगा ना, जो जिसको ये परिवर्तित करेगा, जिसको ये संशोधन करेगा। तो उसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है भारत में, उसमें क्या क्या ये संशोधन करेगा, ठीक है। पहली बात हमने ये कही थी कि चाहे 31 दिसंबर 2014 से पहले रहने वाले जो भी नागरिक अगर पहले से भारत में शरण ले रहे हैं, चाहे वो अवैध हो चाहे वो वैध हो, उन सबको नागरिकता मिलेगी। लेकिन नागरिकता कानून अधिनियम 1955 में क्या था कि उसमें पहले अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिलती थी। अब बदलाव क्या हुआ है, इसमें बदलाव ये हुआ है, पहली बात तो ये जान लेते हैं अवैध प्रवासी किसे कहते हैं। अवैध प्रवासी उन्हें कहते हैं जो बिना पासपोर्ट, बिना किसी वीज़ा या फिर बिना किसी कानून के भारत में रह रहे हो, या फिर पासपोर्ट वीज़ा के बिना भी जो रह रहा है उसको अवैध कहते हैं, या फिर अगर उसको उसका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है और वो उससे ज़्यादा समय के लिए भारत में रह चुका है, तो उसको भी हम अवैध नागरिक ही कहते हैं। अब इसमें उन अवैध नागरिकों को पहले भारत में नागरिकता नहीं मिलती थी। अब क्या प्रोसेस है इसमें, जो नया सीए आया है इसमें अवैध प्रवासियों को पहले जेल रखा जाता था, या फिर विदेशी अधिनियम 1946 या फिर पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत उनको देश से बाहर निकाल दिया जाता था।
अगर पासपोर्ट उनका वैलिड नहीं है, मतलब बहुत टाइम से एक्सपायर हो चुका है, तो उसके देश से बाहर निकाल दो या फिर जेल में रख लो। लेकिन अब जो ये केंद्र सरकार ने कानून पारित किया है उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए इन 6 धर्म, कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को यानी ईसाइयों को छूट दे दी गई है। अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट या वीज़ा है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, तो भी उनको भारत में नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो अपने जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई सर्टिफिकेट दिखा के ऑनलाइन सबमिट करते हैं और उच्च समिति उसको सर्टिफाइड कर देती है, तो उन्हें भारत में नागरिकता मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज में पहला परिवर्तन हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहले अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं मिलती थी। अब वैध और अवैध दोनों प्रवासियों को भारत में नागरिकता मिलेगी। प्रवासी कौन हुए? जो विदेशी देश से भारत में आकर बसकर रहना चाहते हैं। अवैध का मतलब क्या था यहाँ पर? या तो किसी के पास पासपोर्ट नहीं है या वीज़ा नहीं है, या फिर तीसरा कंडीशन क्या था? वीज़ा है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, वो उस समय से ज़्यादा भारत में रह चुका है। ठीक है, ये अवैध प्रवासी की पहचान थी। अब इन दोनों को ही भारत में नागरिकता मिल जाएगी अगर वो पिछले जो हमने नियम बताए उसके तहत वैलिड ठहरता है तो। अब इसमें कट ऑफ डेट दी गई है जिसको हमें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सी ए कुछ धार्मिक समूहों के लिए ही एप्लीकेबल है, और दूसरा 31 दिसंबर 2014 से पहले ही भारत में रह रहे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद में रह रहे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसमें और क्या संशोधन होता है? एक देशीकरण की आवश्यकता थी। देशीकरण सबसे पहले जान लेते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका है देशीकरण। ठीक है, देशीकरण का पहले क्या था? अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवास करना चाहता है, 14 वर्ष या 14 वर्ष की सीमा होती थी मैक्सिमम, 14 वर्ष में से भारत निवास कर चुका है, और 11वें वर्ष जिस वर्ष वो अप्लाई करने जा रहा है उसमें लगभग 1 साल यानी 12 महीने वो पूरा का पूरा भारत में ही रहा हो, कहीं विदेश ट्रैवल ना किया हुआ हो, तो वो भारत में देशीकरण के द्वारा नागरिकता अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब उसे घटाकर 6 साल कर दिया गया है। 11 वर्ष से घटाकर उसको 6 साल कर दिया गया है। यहाँ 5 वर्ष लिख रहा है लेकिन यहाँ गलत है, इसको 6 साल कर दिया गया है। ठीक है, नागरिकता के लिए कट ऑफ तारीख क्या रखी गई है? 31 दिसंबर 2014, यानी इसके पहले रह रहे लोगों को ही भारत का नागरिक माना जाएगा सीएए के तहत और इन 6 धर्म और 3 देशों के तहत। उसके बाद के किसी व्यक्तियों को नागरिकता के नहीं मिल सकती इस अधिनियम के तहत। ठीक है, अब इस संशोधन में ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, मतलब वो लोग होते हैं जो भारत के मूल के निवासी तो हैं लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं, या उनका कोई व्यापार या कोई बच्चे अगर भारत में पढ़ रहे हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनको ये है कि जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं जो भारत में अनिश्चित काल से रह रहे हैं, उनको काम की अनिश्चित काल तक मतलब रहने की अनुमति भी दे दी गई है, मतलब कितने कितने टाइम तक भी रहो और कोई भी काम करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन अगर वो किसी अपराध, छोटे मोटे अपराध या उल्लंघनों को, भारत के किसी स्थानीय कानून या फिर किसी नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनका वो स्टेटस वो खो सकते हैं। मतलब ओसीआई कार्ड धारक का जो स्टेटस है उनका वो हट जाएगा, फिर वो भारत में ना निश्चित काल के लिए रह सकते हैं, ना वो काम कर सकते हैं, ना उनके बच्चे यहाँ पर फिर पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टेटस है उनका वो हट जाता है। ठीक है, अब इसके अपवाद क्या हैं? सीए के अपवाद क्या क्या हैं? ये पूरे देश में लागू नहीं है। सीए असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे लागू नहीं किया गया है, और दूसरा इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र जो हैं उन पर लागू नहीं किया गया है। अब इसके कारण जान लें पहले कि क्यों क्यों किया गया है। क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा में जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वो अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। अगर हम उन पर भी लागू कर देंगे तो वो अपनी एक विशिष्ट पहचान खोने का खतरा रहता है। और दूसरा इनलैंड परमिट वाले क्षेत्र ये हैं जिन पर कोई भी भारी व्यक्ति आकर निवास नहीं कर सकता है। वो एरिया ऐसे होते हैं, और ये ब्रिटिश काल से कानून चल रहे हैं आईएलपी। उन पे अगर हम ये लागू कर दिया तो ये लोग उस एरिया में भी जाके रहने लगेंगे। इसीलिए इनर लाइन परमिट तो भारत के किसी नागरिक को भी जाके रहने का अधिकार नहीं है। तो वहाँ से ये तो नेचुरल बात है कि अप्लाई नहीं ही होगा। और आदिवासी क्षेत्रों में नियम पहले से ही खड़े होते हैं कि वहाँ पर कुछ कुछ एरिया स्पेसिफिक होते हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर निवास नहीं कर सकता है। तो उनकी विशिष्ट संस्कृति को ध्यान में रखकर ये काम किया जाता है। अब सीए की आलोचना क्या की जा रही है, या फिर विपक्ष इस बात का मुद्दा क्यों बना रहा है, या फिर विपक्ष इसके लिए कुछ कह क्यों रहा है? पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ विशिष्ट समुदाय यानी 6 समुदायों के बारे में ही बात किया गया है, और किसी समुदाय के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पे विपक्ष का कहना ये है कि वो लोग मुस्लिम का जो धर्म है उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, उसको क्यों एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। सीधी बात यहाँ पर ये थी। लेकिन हम यहाँ पर अगर सोफिस्टिकेटेड वर्डों में कहें तो विशेष समुदायों को नागरिकता दी गई है, यानी सिर्फ 6 जो समुदाय हैं उनको ही नागरिकता की बात की गई है, किसी और धर्म को नागरिकता की बात नहीं कही गई है। दूसरा ये कह रहे हैं अनुच्छेद 14 यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ है ये। यहाँ पे अनुच्छेद 14 के अलावा अनुच्छेद 15 का भी आप सोच सकते हैं कि अनुच्छेद 15 भी हमको ये अधिकार देता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति या धर्म किसी व्यक्ति के साथ
धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए अप्लाई होते हैं, वो विदेशियों के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर अनुच्छेद 15 की बात नहीं आ रही है, जबकि अनुच्छेद 15 भी समानता की बात करता है और धर्म के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। यहाँ पर अनुच्छेद 14 इसीलिए है क्योंकि ये सब विदेशी और विदेशी दोनों पर लागू है। इसीलिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों के हनन की बात की जा रही है अनुच्छेद सिर्फ 14 के तहत, क्योंकि ये देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तीसरा इनका मुद्दा ये है कि 3 देशों को ही क्यों दिया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को। म्यांमार में भी रोहिंग्या रहते हैं, वो भी अल्पसंख्यक हैं, उनको क्यों नहीं बात की गई है। श्रीलंका में तमिल दबे हुए हैं, वो भी अल्पसंख्यक हैं, परेशान हैं, तो उनको क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया है, इनका कहने का मुद्दा ये है। ठीक है। और 3 देशों, अगर हम सिर्फ इन 3 देशों के लिए चौथा पॉइंट इनका ये है कहने का कि अगर हम सिर्फ इन 3 देशों की बात करेंगे तो इनसे जो हमारे संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, आपसी द्विपक्षीय संबंध हैं, वो खराब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इनको ये लगेगा कि आप हम पे सीधा डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं कि हम अपने देशों में अल्पसंख्यकों के लिए अच्छी व्यवस्था या फिर सुविधा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप उन्हें सहयोग कर रहे हैं अपने देश में आके रहने के लिए। तो वो एक तरह से मतभेद का बिंदु बन जाता है 2-3 देशों के बीच में आपस में। चौथी बात, पांचवी बात ये है, असम समझौता हुआ था, असम अकॉर्ड 1985 में हुआ था। इसमें ये बात कही गई थी कि जो भी बांग्लादेशी असम में रह रहे हैं वो 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले सभी बांग्लादेशियों की अवैध प्रवासी माना जाएगा और उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अब इसमें कट ऑफ डेट क्या दे दी गई है, अब बांग्लादेश से आने वाले उन 6 धर्मों को 31 दिसंबर 2014 बात कर दी गई है कि अब वो 31 दिसंबर 2014 तक एप्लीकेबल जो भी बांग्लादेशी आ रहा है, जो भी बांग्लादेशी का मतलब है सिर्फ 6 धर्म, तो उनको आप कैसे नागरिकता बना सकते हो। जबकि असम अकॉर्ड में तो ये बात कही गई थी कि 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले किसी भी बांग्लादेशी को अवैध नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हमें अब इनके आम पॉइंट देख लेते हैं कि हम इनको डिफेंड कैसे कर सकते हैं। इन पॉइंटों को आपको दोनों साइड पे बात करना आना चाहिए, आलोचना भी पता होनी चाहिए, और आलोचना के बाद जहाँ जहाँ बचाव कर सकते हैं वहाँ वहाँ बचाव के बिंदु भी आपको पता होने चाहिए। पहली बात है, आप विशेष समुदाय को ही नागरिकता क्यों दे रहे हो, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर 2 देशों में बंटवारा हुआ था। वो थे तो आज नहीं तो कल भारत के ही हिस्से, और उन्होंने धर्म से बहुत ज़्यादा वहाँ परिष्कृता उत्पीड़न उनका किया जाता है। वहाँ पर वो अल्पसंख्यक है, इसी कारण उन विशेष समुदायों को वहाँ पर मान्यता दी गई है भारत में आके रहने के लिए। ठीक है। दूसरा बात है, अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है क्योंकि वो उन देशों में अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों का वहाँ हनन हो रहा है। अगर हम उन्हें यहाँ से निकाल देंगे और फिर वो वहाँ भी परेशान रहेंगे, वहाँ अनुच्छेद 14 का ज़्यादा वायलेशन होगा, बजाय इसके कि हम उन्हें अभी ये अधिकार दें। ठीक है। तीसरी बात है, इन 3 देशों की बात क्यों, क्योंकि इन 3 देशों में ही इन 6 धर्मों पर ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। इन 3 देशों से मतभेद की बात क्या आती है, ये किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बात ऐसी नहीं है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करी है। हमने अपने देश में रहने वाले जो लोग परेशान होकर यहाँ शरण लिए हैं उनके लिए एक सहायता की गई है। अगर हम ये ना करते तो वो किसी और देश में जाके रहने लगते, या फिर वो एक तरह से रोहिंग्या बन जाते। बात ये थी कि ना उनको इस देश में नागरिकता मिलती ना उस देश में मिलती। सरकार ने कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 30,000 लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है। और असम समझौते की बात ये है, असम समझौते में पहले ही देख चुके हैं कि असम, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों को पहले ही इसमें छोड़ दिया, सरकार ने छोड़ दिया है कि उन पर ये सीए लागू नहीं होता है। पूरे असम पर सीए लागू नहीं हुआ है, कुछ ही एरियाओं पर सीए लागू हुआ है। ठीक है। आज के लिए बस यही था, कल हम मिलेंगे फिर दूसरे पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।